हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेवेंटर नॉलेज में। आज की ये वीडियो में लेके आया हूँ 11th क्लास के बच्चों के लिए जो 10th से पास करके 11th में आए हैं और उन्होंने कौन सी स्ट्रीम ली है, कॉमर्स। तो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं 11th में, उनके लिए ये वीडियो है। आपने जब कॉमर्स ली तो आपको दो ऑप्शन मिले, विद मैथ्स का और एक विदाउट मैथ्स। विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स में मोस्टली आज सब्जेक्ट जो है, सारे सब्जेक्ट आपके सेम है, सिर्फ एक सब्जेक्ट को छोड़ के आपको दोनों में, कॉमर्स में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं, इंग्लिश। दूसरा सब्जेक्ट मिलता है आपको मैथ्स। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स लेंगे, नहीं तो आप विदाउट मैथ्स लेंगे, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, जिसमें आपको आईपी पढ़ने को मिलेगा और हिंदी। फिर इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलता है। फिर उसके बाद बिजनेस स्टडीज़, फिर उसके बाद अकाउंटेंसी। तो इंग्लिश जो है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो इंग्लिश को। मैथ्स, अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स विद मैथ्स लोगे तो आपको मैथ्स पढ़ने को मिलेगी। अगर आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेते हो तो आपको हिंदी पढ़ने को मिलेगी, या फिर आपके स्कूल में आईपी सब्जेक्ट होगा वो आपको पढ़ने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स आपने 9th और 10th में थोड़ी बहुत पढ़ी है। बिजनेस स्टडीज़ आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है और अकाउंटेंसी आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। तो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, अकाउंटेंसी पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन अकाउंटेंसी पढ़ने से पहले मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगा, क्योंकि बिजनेस जो है वो इंटरडिपेंडेंट है किसके, अकाउंट्स के। बिजनेस है तो अकाउंट्स है, अकाउंट्स है तो बिजनेस भी है। तो दोनों, अगर बिजनेस हम कर रहे हैं तो हमें अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बिजनेस के साथ साथ हमें अकाउंट्स भी पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले बिज़नेस के बारे में कुछ बताऊँगा। मैं आपको थोड़ा बहुत बिज़नेस के बारे में भी बताऊँगा, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा बिज़नेस में होता क्या है तो हम अकाउंटेंसी भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बिज़नेस के बारे में बताते हैं। चलिए बात करते हैं बिज़नेस की। बिज़नेस को दो कैटेगरीज में बांट रखा है। पहला, सेल ऑफ गुड्स, और दूसरा सेल ऑफ सर्विस। सेल ऑफ गुड्स में मैं मैन्युफैक्चर हो सकता हूँ, मैं मैन्युफैक्चर करके गुड्स को बेच सकता हूँ, या फिर मैं रिटेलर हो सकता हूँ, जो आपकी गलियों में जो दुकानें हैं वो रिटेलर, और या फिर मैं ट्रेडर हो सकता हूँ। जब मैं गुड्स को सेल कर रहा हूँ, जब मैं गुड्स, सेल ऑफ गुड्स का बिज़नेस कर रहा हूँ, किसी से सामान लिया बेचा, या फिर खुद बनाया सामान को, किसी प्रोडक्ट को मैंने बनाया उसको बेचा, या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ किसी भी प्रोडक्ट की। तो सब गुड्स क्या होता है, गुड्स जो होता है हमारे प्रोडक्ट, जिस चीज़ का मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल क्लोथ्स हो गए, अगर मैं क्लोथ्स का बिज़नेस कर रहा हूँ तो मेरे लिए कपड़े जो हैं वो क्या है, गुड्स हैं मेरे लिए। अगर मैं क्रीम का बिज़नेस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जो आपके क्रीम्स वगैरह लगाने की जो आती हैं फेस वगैरह पे, अगर मैं उनका बिज़नेस कर रहा हूँ, कॉस्मेटिक का बिज़नेस कर रहा हूँ, तो कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, मेरे लिए गुड्स हैं। और सेल ऑफ सर्विस में जो है आपका, वो आते हैं टीचिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टीचर हूँ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अपनी सर्विस बेच रहा हूँ मैं आपको। डॉक्टर, एज ए डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है, वो आपको आपका ट्रीटमेंट करता है, अपनी नॉलेज से आपका ट्रीटमेंट करता है, आपको मेडिसिन लिख के देता है और उसके बदले में आपसे फ़ीस चार्ज करता है। तो डॉक्टर भी क्या, अपनी सर्विसेज को क्या कर रहा है, बेच रहा है। कोई फिजिकल गुड्स उसने नहीं बेचे, उसने क्या किया, अपनी नॉलेज से आपका जो ट्रीटमेंट किया, अपनी जो टीचर ने अपनी नॉलेज बांटी आपके साथ, डॉक्टर ने अपनी नॉलेज से आपका ट्रीटमेंट किया, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये क्या हुआ, सेल किया उसने अपनी सर्विसेज को। सेल ऑफ गुड्स में जो मैन्युफैक्चर, रिटेलर, ट्रेडर, इसके जो एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आपका हो गया
इसके एग्जांपल्स आपके हो गए, जैसे आपकी किराना शॉप हो गई गली के बाहर, वो क्या है, रिटेलर है। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे आपका टोयोटा कंपनी हो गई, जिससे अपने वो कार्स बनाती है, बेचती है, और सो ऑन। और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो इसके। तो जैसे हम ये बिज़नेस कर रहे हैं, मैं गुड्स की सेल कर रहा हूँ या मैं अपनी सर्विसेज बेच रहा हूँ, तो तब तक सही है जब तक ये चल रहा है। फिर इसमें बात आती है किसकी, हम क्या करते हैं, मनी लेते हैं। इसमें बात आ जाती है मनी की, पैसों की बात आ जाती है। तो जब मैं पैसे ले रहा हूँ और जब मैं पैसे दे रहा हूँ आगे किसी को, तो मैं क्या करूँगा, अकाउंट्स मेंटेन करूँगा। अकाउंट्स मेंटेन करूँगा। जैसे आपने घर में सुना होगा, आपके पेरेंट्स जो है वो क्या करते होंगे, पापा सैलरी घर पे लाए तो मम्मी सारी सैलरी लेके के अपने पास रख लेती होंगी और एक कॉपी में या फिर ओरली जो है हिसाब लगाती होंगी पूरे महीने का, कि इतना मिल्क में देना है, इतना अमाउंट मिल्क में देना है, इतना अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी में देना है, या न्यूज़पेपर वाले का इतना महीने का बिल आता है, टीवी का आपका बिल इतना आता है महीने का। तो वो सारे हैं जो वो हिसाब लगाते होंगे सैलरी में क्या क्या खर्चा करना है। तो वो जो बनाती है ना, जब वो हिसाब जो लगाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बही खाता। बस हम बिज़नेस में क्या करते हैं, हम नॉर्मली जैसे आपकी मम्मी सीधा टेबल में उतार देती हैं, एक ही लाइन में सारे खर्चे उतार देती हैं, इनकम भी सारा उसी के नीचे उतार देती हैं कि यहाँ से पैसा आना है, इतना पैसा आया, फिर इतना चला गया, XYZ चला गया अमाउंट। तो बिज़नेस में ऐसे नहीं उतारा जाता। बिज़नेस में एक प्रॉपर अकाउंटिंग होती है, प्रॉपर मेथड होता है, जो कि हम अब अकाउंटेंसी में सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हम अकाउंटेंसी में सीखेंगे कि कैसे बिज़नेस अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है, कैसे वो अपने प्रॉफिट्स निकालता है या लॉसेस में जा रही है कंपनी, कैसे वो देखता है, चेक करता है। तो इस सब को हम पढ़ेंगे। सबसे ज़रूरी बात जो है ध्यान रखना, जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे तो एक बात जो ध्यान रखनी है, ये है बिजनेसमैन और ये है बिज़नेस हमारा। तो जब हम अकाउंट्स में बात करेंगे किसी भी एंट्री की, कैश की, कुछ भी कहीं से भी पैसा आ रहा है किसी को देना है, तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे। बिजनेसमैन अलग माना जाएगा, बिजनेस अलग माना जाएगा। फिर चाहे बेशक वो हमारा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, मतलब एकल व्यापारी बिजनेस हो, जैसे आपका किराने की दुकान वाला होता है गली में, या फिर पार्टनरशिप फर्म हो कोई, जैसे बड़ी कंपनीज पार्टनरशिप करती हैं, या फिर कोई कंपनी हो बड़ी। तो पार्टनरशिप और कंपनी तो अभी आप बाद में पढ़ोगे। आप जो 11th में पढ़ने वाले हो वो प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग पढ़ने वाली हो। अब अकाउंट्स में मैं आपको जो है बेसिक टर्म्स पढ़ाऊंगा आज, कि अकाउंट्स की कौन सी वो बेसिक टर्म्स होती हैं जिनसे आपको क्लियर होएगा। बाकी जो आज जितनी पढ़ाऊंगा फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी और पढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस में पॉइंट आएंगी वैसे वैसे बाकी की टर्म्स भी पढ़ाऊंगा। लेकिन जो बिल्कुल जो बेसिक हैं जिसके हमें स्टार्ट करना है अकाउंट्स, वो आज पढ़ते हैं। लेकिन बेसिक टर्म्स स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि अब से हम जो भी बात करेंगे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी इंडिविजुअल पर्सन के बेस पे बात नहीं करेंगे कि इसको, जैसे आपके पापा को सैलरी मिलती है तो हम उसके बेस पे बात नहीं करेंगे। हम किसके बेस पे बात करेंगे, बिजनेस। अब हम क्या हो गए हैं, बिजनेस हो गए हैं। हम अपने आप को बिजनेस मानेंगे और बाकी सारे अलग, सारे के सारे बाहर के बंदे। हम क्या हैं, बिजनेस। किसी से पैसा लेना है अगर बिजनेस को, तो हम अपने आप को कंसिडर करेंगे बिजनेस। आगे बाकी जो है आपको क्वेश्चंस जो आगे हम करेंगे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जब हम आएंगे तो आपको बिल्कुल डिटेल में समझ आएगा कि किस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि अपने आप को बिज़नेस कंसीडर करना है। ये बात आपको आगे क्वेश्चंस में और क्लियर हो जाएगी। तो चलो अब आते हैं हम अपनी बेसिक जो हमारी अकाउंटिंग टर्म्स हैं उन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो बेसिक टर्म है अकाउंटिंग की, वो क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन।
सबसे पहले बेसिक टर्म जो है हमारी क्या है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, जो हर एक वो चीज़ जैसे पैसे का आना, सामान का जाना, जो भी हम मनी वर्थ में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब जिससे भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मैंने सामान बेचा तो वो क्या है, मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मैं कंटिन्यूस, मेरा काम है बेचना। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूटर्स को बना के, जो आपके स्कूटर्स होते हैं, मैं उनको मैन्युफैक्चर करता हूँ, फिर उनको सेल करता हूँ, मेरा बिज़नेस ही यही है। तो ये क्या कहलाएगी, तो जब मैं सेल करूँगा, किसी एक स्कूटर की करूँगा, या मैं बल्क में 100 स्कूटर्स की सेल करता हूँ, बल्क में मैं 100 स्कूटर्स की सेल करता हूँ, तो वो भी क्या कहलाएगा, मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट। मतलब सेम है, बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, फाइनेंशियल। इकोनॉमिक इवेंट मतलब जो भी इवेंट, जिस भी काम को करने के लिए हम किसी से पैसे लेते हैं, तो उसको हम इकोनॉमिक इवेंट कहेंगे। अगर हम कोई काम ऐसा करते हैं जैसे चैरिटी हम करते हैं, तो वो क्या है, हमारा नॉन इकोनॉमिक इवेंट, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते बिजनेस ट्रांजैक्शन में। हम किसको कंसीडर करेंगे, इकोनॉमिक इवेंट्स को, जिसमें पैसों का लेन देन होगा। इवेंट एंटर इनटू बाय टू पार्टीज दैट इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब जो कंपनी जो बिजनेस कर रहा है, कोई भी एंटरप्राइज जो बिज़नेस कर रही है, उसमें जब उसने पैसों का लेन देन किया, तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए उसको क्या कहा जाता है, उसको ट्रांजैक्शन। जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। आगे मैं बताऊंगा, जो ये नोट्स हैं आपको मैं PDF में बना के भी दे दूंगा, अगर आपको डाउनलोड करने हो तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक PDF डाउनलोड करने का। बाकी जो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको अपनी बुक्स में मिल जाएंगे। जो सब बुक्स जो है, जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होती है अकाउंटेंसी के लिए, 11th में हर स्कूल हर ट्यूशन टीचर जो प्रेफर करता है, कौन सी है वो, TS ग्रेवाल। TS ग्रेवाल जी की बुक है, जो हर स्कूल में हर ट्यूशन में जो है प्रेफर करते हैं अकाउंटेंसी के लिए। बाकी आप दूसरी बुक्स भी ले सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो दूसरे की बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्कूल्स वगैरह में चलती है, कौन सी चलती है, TS ग्रेवाल। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप भी TS ग्रेवाल से ही पढ़ें, क्योंकि मैं भी TS ग्रेवाल से ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। सेकंड हमारी जो आती है टर्म, सेकंड टर्म जो है हमारी अकाउंटिंग टर्म है, वो क्या है, अकाउंट। अब अकाउंट क्या है, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश एंड क्रेडिट under a particular head of account, say salaries, telephone expenses, or a particular head, say asset or liability, etc. It not only shows the amounts of transaction but also shows their effect and direction. अब अकाउंट क्या है, अकाउंट जो हमारा बनता है, जो अकाउंटिंग में हम अकाउंट्स बनाते हैं वो T-शेप अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ अमाउंट, पर्टिकुलर, ये क्या है हमारा अकाउंट, ऐसे बनता है हमारा अकाउंटिंग में। अब इस अकाउंट में ना हम सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, किससे कितना उधार लिया, किसको कितना उधार बेचा, या फिर किससे कैश लिया और किससे कैश बेचा, कैश जो हमने सेल करी है, कितनी कैश सेल करी है, कितनी उधार क्रेडिट पे सेल किया। क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट मतलब उधार। अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट, अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट मतलब जैसे अगर सैलरीज मैं किसी को दे रहा हूँ तो उसके लिए मैं एक अलग अकाउंट बनूंगा, जिसमें सारी की सारी सैलरीज में रिकॉर्ड करूँगा कि मैंने राम को 1000 रुपये सैलरी दी, शाम को 2000 रुपये सैलरी दी, वो सारी सैलरीज में उसमें अकाउंट में रिकॉर्ड करूँगा। मैं टेलीफोन एक्सपेंसेस, मेरा पूरे ईयर का अकाउंट्स जो बनते हैं ना, उस पूरे मंथली नहीं बनते, वो क्या बनते हैं, पूरे ईयर के बनते हैं। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस पूरे साल में कितने हुए, वो मैं एक पर्टिकुलर अकाउंट में डालूंगा। जैसे टेलीफोन एक्सपेंस का मैंने अलग अकाउंट बनाया, तो उसमें मैं सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करूँगा, टेलीफोन के पूरे साल में कितने हुए। और अ पर्टिकुलर हेड से एसेट एंड लाइबिलिटी,
तो एसेट और लायबिलिटी क्या होता है इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। इट नॉट ओनली शो द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो शोज देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। ये जो अकाउंट्स हम बनाते हैं ना, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कितने अमाउंट का खर्चा हुआ, बल्कि ये भी बताता है कि इसका इफ़ेक्ट कहाँ होगा और किस जगह जाके पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मैंने टेलीफोन एक्सपेंस पे किया, 100 रुपये मैंने टेलीफोन के बिल पे किया, तो कैसे किया? कैश से किया। तो ये क्या है? इफ़ेक्ट दिखा रहा है कि मैंने टेलीफोन का खर्चा पे कर दिया और जो बाकी का और जो इफ़ेक्ट कहाँ पड़ा उससे हमारा कैश क्या है? कम हो गया। ये भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि इफ़ेक्ट कैसे दिखाता है जब मैं जनरल एंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जब आगे जाके, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अकाउंट्स जो हैं, जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस जो हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, वो कैसे हमारी इफ़ेक्ट डालती हैं और कैसे हमें पता लगता है कि ये किस डायरेक्शन में इफ़ेक्ट कर रही हैं। अगला आता है हमारा पॉइंट कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइजेस बाय द प्रोप्राइटर और बाय पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस। देखो, कैपिटल जो है वो अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट किया है कहाँ पे? बिजनेस में, बिजनेस की स्टार्टिंग में। जैसे आज से मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आज से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला जिसमें मैंने स्टार्टिंग में कितना पैसे लगा दिए? सिर्फ 1 लाख रुपीज़ लगा दिए इंस्टीट्यूट को खोलने में, चेयर्स लाने में, बेंचेस वगैरह लगाने में, बोर्ड लाने में, सब कुछ जो मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट उसमें करी। तो वो क्या हुआ? मेरा कैपिटल हुआ, जितना मैंने स्टार्टिंग में क्या है? इन्वेस्ट किया बिजनेस में। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स। जैसे मैंने बताया, अगर मैं एसेट क्या होते हैं वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। हल्का सा बता देता हूँ कि एसेट को क्या होता है। जैसे अगर मैं चेयर लेके आया हूँ अपने बिजनेस के लिए, तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, तो ये क्या है? मेरे लिए एसेट्स है। आप उस पर बैठ के पढ़ोगे चेयर्स पे, जिसकी वजह से मेरे को क्या होगी? इनकम होगी, तो उसे क्या कहेंगे? एसेट्स कहेंगे। तो कैपिटल क्या हुआ हमारा? जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में स्टार्टिंग में, वो क्या कहलाएगा? हमारा एस कैपिटल। तो कैपिटल किस फॉर्म में हो सकती है? मनी फॉर्म में भी हो सकती है और एसेट्स भी हो सकते हैं। अब कैपिटल के बाद आती है हमारी अगली अकाउंटिंग टर्म आती है। कौन सी आती है? ड्राइंग। मतलब जब मैं पैसा किसी बिजनेस में लगाऊंगा, फिर से मेरी कंपनी है, मैंने उसमें बिजनेस में पैसा लगा दिया। अब बिजनेस जो है, ये बिजनेस है, सॉरी ये बिजनेस है, बिजनेस ऐसा दिखता है, और ये क्या है? ओनर, बिजनेस का मालिक, बिजनेसमैन। अब इसने जब बिजनेस में पैसा लगाया, से 1 लाख रुपीज़ लगाया, तो क्या ये बिज़नेस करता रहेगा और अपने घर में कुछ नहीं लेके जाएगा? सर ज़रूर लेके जाएगा। अगर घर में ये पैसा लेके नहीं जाएगा ना, तो इसकी बीवी ना इसको ना लात मार के बाहर निकाल देगी, कहेगी जा दफ़ा हो जाए यहाँ से, तू इतने सालों से बिज़नेस कर रहा है और अपने घर में कुछ भी नहीं लाया। तो अपने घर में जब ओनर, बिज़नेस का जो ओनर होता है, वो बिज़नेस में से कुछ अमाउंट निकालता है या कोई एसेट जो है, एसेट ओनर क्या है? निकाल के ले जाता है बिज़नेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे क्या कहेंगे हम? ड्राइंग्स मतलब यूँ नहीं कि हमें ड्राइंग बनानी है ऐसे, जैसे मैंने ड्राइंग बना के दिखा दी तो आपको ड्राइंग नहीं बनानी। ड्राइंग मतलब जब ओनर बिज़नेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है या गुड्स कुछ लेके चला जाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या कोई एसेट है जो बिज़नेस में उसने लगाया था स्टार्टिंग में, लेकिन अब वो उसे उठा के क्या ले गया? घर ले गया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे क्या कहेंगे हम? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स डेफिनेशन क्या कहती है? ड्राइंग्स इट रेफर्स टू द मनी और मनी वर्थ मतलब एसेट जो मैंने बताया, टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़ के लिए ले गया ओनर, उसे क्या कहेंगे? ड्राइंग्स रेफर्स टू द मनी और मनी वर्थ
टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए जो भी सामान अगर बिजनेस में से निकाल के लेके जा रहा है ओनर, तो उसे कहेंगे ड्राइंग्स। एसेट टेकन बाय द ओनर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। तो जब कोई एसेट या फिर कोई गुड्स, फॉर एग्जांपल मैं कपड़ों का बिज़नेस कर रहा हूँ, मैंने बताया कपड़ों का बिज़नेस अगर कर रहा हूँ तो मेरे लिए जो क्लॉथ्स हैं वो क्या है, मेरे गुड्स हैं, तो उसको परचेज प्राइस पे ही मैं क्या करूँगा, वैल्यू करूँगा जब उसको मैं लेके जाऊँगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए। या कोई एसेट है, जैसे मैं चेयर लेके आया, 5 चेयर लेके आया, एक चेयर में उठा के घर ले गया, तो उसको किस पे करूँगा, परचेज प्राइस पे, परचेज कॉस्ट पे ही मैं उसे वैल्यूड करूँगा। अब आता है लाइबिलिटीज़। जैसा भी आपने पहले पॉइंट में पढ़ा था, ट्रांजेक्शन अकाउंट्स वाले पॉइंट में पढ़ा था लाइबिलिटीज़ और एसेट, तो अब आपका पहला पॉइंट आ गया लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, इट रेफर्स टू द अमाउंट ओड, ओड मतलब पेबल बाय द बिजनेस। और ये जो बिजनेस है ना, बिजनेस, और ये है कौन है, ओनर। मैंने बताया था बेशक ये अलग हो, बेशक ये सिंगल प्रोप्राइटर है, एकल व्यापारी है, जैसे आपके किराना शॉप वाला होता है गली के बाहर, या फिर ये पार्टनर्स हैं 2-3, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, या फिर ये किसी कंपनी का ओनर है। तो ये हम क्या मानेंगे, बिजनेस क्या है अलग और ओनर क्या है अलग। तो जो पैसा बिजनेस में इसने लगाया 1 लाख का, बिजनेस तो अलग है, बाहर का बंदा हो गया बिजनेस, तो जो 1 लाख रुपए इसने बिजनेस में लगाया एज अ कैपिटल, ये इसके लिए क्या हो गया, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी से पैसे उधार लेते हो तो क्या है, आपके लिए क्या होगी, लाइबिलिटी, आपके ऊपर बोझ आ गया, क्या आ गया, बोझ आ गया, उसको पैसा वापसी देना है अब आपको, तो आपके ऊपर क्या हो गया, बोझ आ गया, उसको कंधों पे आपके बोझ आ गया, उसको पैसा वापसी देने का। तो बिजनेस और ओनर जो है अलग अलग है। जो भी अमाउंट बिजनेस में ओनर लगाएगा वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी, उसको उसे वापसी देना होगा। जो प्रॉफिट, जो बिजनेस जो है प्रॉफिट जो अर्न करेगा, तो ओनर ने जब पैसा लगाया तो ओनर ने क्या सोच के लगाया कि बिजनेस मुझे कमाएगा और खिलाएगा, मतलब कमाएगा, बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा और फिर ओनर को ईयर के एंड पे देगा। तो जो प्रॉफिट जो बिज़नेस कमाएगा जब, तो वो भी क्या है, बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट किसका है, ओनर का, क्योंकि ओनर ने क्या है, पैसे लगाए थे, ओनर ने सारा काम किया था बिज़नेस पे। बिज़नेस दिखाई नहीं देता, उसको छू नहीं सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। और जो भी बिज़नेस में पैसा लगाता है ओनर, वो सारा क्या है, उसके लाइबिलिटी होता है बिज़नेस के लिए। और जो भी पैसा बिज़नेस आपको देगा, जो भी पैसा आपको देना है, किसको, मैं क्या हूँ, बिज़नेस, मुझे जो पैसा देना है ओनर को, वो क्या है, मेरे लिए लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज़ को ना 2 टाइप की लाइबिलिटीज़ बता रखी हैं, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी वो जो ओनर के तरफ है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कैपिटल, कैपिटल जो है ओनर ने लगाई, अब मेरी लाइबिलिटी बन गई ओनर को पैसा वापसी देने के लिए, तो क्या होगी, इंटरनल लाइबिलिटी, जो किसको देनी है, ओनर को। ओनर की तरफ क्या है, बिज़नेस की लाइबिलिटी है, बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी है ओनर को पैसा वापसी देना, तो वो क्या है, मेरी इंटरनल लाइबिलिटी। अब दूसरी जो है हमारी क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब बाहर की लाइबिलिटी, जो बाहर का कोई इंसान है। और ये बिजनेस और ओनर के बीच की बात थी यहाँ पे, तो इंटरनल लाइबिलिटी में किसकी बात थी, बिजनेस, ओनर और बिजनेस के बीच की बात थी। अब बात क्या है, बाहर निकल गई है टुवर्ड्स आउटसाइडर। तो जब बात बाहर निकल जाती है तो क्या होगी, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई, लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर अदर देन ओनर, ओनर के अलावा किसी और को मुझे पैसा देना है। फॉर से मेरे पास एक एम्प्लॉय काम करता था, उसने पूरा मंथ काम किया, अब बिज़नेस के लिए क्या बर्डन पड़ गया, उसको सैलरी देनी है, मंथ के एंड पे क्या देनी है उसे, सैलरी। तो बिज़नेस के सर पे लाइबिलिटी आ गई ना उस एम्प्लॉय को पैसा देने के लिए,
बेशक वो बिजनेस के अंदर ही काम करता था, लेकिन है कौन वो? आउटसाइडर। हर वो बंदा आउटसाइडर माना जाएगा जो ओनर और बिजनेस के अलावा हर वो बंदा कौन होगा? आउटसाइडर। मेरे को किसी को सैलरी देनी है, वो मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। मेरे को किसी से मैंने उधार सामान ख़रीदा था, क्रेडिट परचेज़ करी थी मैंने, अब मेरे को उसको पैसा देना है, तो मैंने क्रेडिट परचेज़ करी तो वो मेरे लिए क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। तो क्या है मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी? ओनर के अलावा किसी और को अगर मुझे पैसा देना है, कुछ देना है, अगर लायबिलिटी क्रिएट होती है तो वो क्या है? मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब लायबिलिटीज़ को फर्दर क्लासीफाई किया गया है दो कैटेगरी में, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। सर नॉन करंट लायबिलिटी क्या? जो करंट नहीं मारती, और करंट लायबिलिटी क्या? जो करंट मारती है। ऐसा है कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? पेबल आफ्टर अ पीरियड और मोर देन अ ईयर। जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है ना, वो उसे पे करते हैं हम आफ्टर अ पीरियड और मोर देन अ ईयर। मतलब मेरे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्रेडिटर को पैसा देना है विद इन 3 मंथ्स, तो ये क्या है? मेरी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये पहले देना है, 1 ईयर से पहले। और अगर मैं इसी में कह देता कि मेरे ऊपर एक लोन है, बिजनेस ने एक लोन लिया, वो लोन का टाइम पीरियड क्या है? 3 ईयर्स। लोन का टाइम पीरियड क्या है? 3 ईयर्स। तो ये क्या होगी? मेरी नॉन करंट लायबिलिटी। मतलब जो लायबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास टाइम है 1 साल से ज़्यादा का, मतलब 1 साल से ज़्यादा वो लायबिलिटी है मेरे पास, तो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी है। और करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है? पेबल विद इन 12 मंथ्स। मतलब 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई मैं लायबिलिटी को पे कर रहा हूँ, एक अकाउंटिंग ईयर में मैं अगर लायबिलिटीज़ को पे कर रहा हूँ, तो क्या है? मेरी करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में आपके क्रेडिटर आते हैं, करंट लायबिलिटी में हमारे क्रेडिटर्स आते हैं, सैलरी आती है, या फिर किसी से शॉर्ट टर्म के लिए मैंने उधार लिया है, वो भी क्या आएगा? करंट लायबिलिटी में आएगा। और लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा हमारा? जैसे कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है हमारी, डेफर्ड टैक्स पे करना है, या कोई बॉन्ड्स जो हैं वो पेबल हैं, तो वो क्या है? डिबेंचर्स जो हो गए हमारे, डिबेंचर्स भी आप आगे जाके पढ़ोगे। इन सब को क्या कहते हैं? हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आती हैं, जो 1 साल के बाद पे की जाती हैं। 1 साल से ज़्यादा उनका होता है, टाइम पीरियड होता है, वो होती है नॉन करंट। और जो 1 साल के अंदर 12 महीने के अंदर अंदर अगर हम उन्हें पे करते हैं लायबिलिटीज़ को, तो वो क्या है? हमारी करंट लायबिलिटीज़। तो अब आते हैं एसेट्स पे। एसेट्स क्या होते हैं हमारे? आपने पिछले अकाउंट्स वाले पॉइंट में पढ़ा था एसेट्स के बारे में, तो अब एसेट्स के बारे में बात करते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स, दीज आर दी प्रॉपर्टीज़ ओन्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, लैंड हमारी प्रॉपर्टी होती है, कोई बिल्डिंग हो गई, कार हो गई, ये जो है अगर किसी एंटरप्राइजेस ने, बिजनेस ने अगर ऑन कर रखी है, जो बिजनेस ने क्या कर रखी है? ऑन करे, बिजनेस के पास है ये, तो क्या है? बिजनेस के लिए एसेट है। तो दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। ये क्या है? बिल्डिंग, लैंड, कार, ये क्या है? बिजनेस के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस के पास बिल्डिंग है, तो वो उस पर बिल्डिंग में अपना ऑफिस डाल सकता है, जहाँ से वो अपने बिजनेस को मैनेज कर सकता है। तो क्या है? सोर्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स हो गया उसका। लैंड पे वो कोई लैंड पे भी बिज़नेस कर सकता है, कार से वो डिलीवरी का काम कर सकता है, अगर कोई गुड्स लाने हैं, ले जाने हैं, तो बिज़नेस के रिलेटेड उससे काम कर सकता है कार से। तो ये क्या होगा? रिसोर्सेज हो गए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो गए उसके। तो एसेट्स क्या हुए हमारे? हर वो चीज़ जिससे बिज़नेस को अर्निंग हो सकती है, आगे फ्यूचर में क्या है? पैसा मिल सकता है। मैंने आज ख़रीदा, आज ही बेच दिया,
तो उसे हम एसेट नहीं कहेंगे। आज मैंने ख़रीदा और आगे वो मेरे को क्या कर रहा है, कमा के दे रहा है, वो एसेट भी मेरे को क्या कर रहा है, कमा के दे रहा है। फॉर एग्जांपल कार की अगर मैं बात करूं, मैंने आज कार ख़रीदी, कार को मैं क्या किया, मैंने गुड्स को लाने ले जाने में, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को लाने ले जाने में मैंने उसको कार को यूज़ कर रहा हूँ, तो वो कार क्या कर रही है, मेरे लिए कमाने का एक ज़रिया बन गई। मैं गुड्स को अपने कस्टमर्स के पास भेज सकता हूँ उससे। तो फिने एंड मिलर ने क्या कहा है एसेट्स के बारे में, एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एसेट्स क्या हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो बेनिफिट्स मुझे फ्यूचर में होने वाले हैं। द राइट्स, एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, द राइट्स विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइज्ड और इंडिविजुअल। कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंडिविजुअल उसको ऑन करता है किसी चीज़ को जो उसको फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है, उसे क्या कहेंगे, हम एसेट्स कहेंगे। अब एसेट्स को क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरी में, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या, जो करंट नहीं मारता, और करंट एसेट क्या, जो करंट मारता है वही। नहीं सर, जैसे लाइबिलिटी में था नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट करंट एसेट लाइबिलिटी, वैसे ये नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। और एक और चीज़ आ गई है एसेट्स में, फिक्टिशियस एसेट। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉन करंट एसेट की। नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, दीज आर दोज एसेट विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज नॉट विद द पर्पस टू रीसेल बट हेल्ड ईदर एज इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। तो नॉन करंट एसेट वो होते हैं जो बिजनेस ने खरीदे हैं, बिजनेस ने ऑन किए हैं, इसलिए रीसेल करने के लिए नहीं। रीसेल करेगा, रीसेल करने के इरादे से अगर किसी चीज़ को ख़रीदता है तो वो क्या हो गया, उसके लिए गुड्स कहलाएंगे। लेकिन अगर वो रीसेल करने के लिए नहीं खरीद रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर से कार का ही एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। कार अगर बिज़नेस ने ऑन करी, किस लिए, एज एन इन्वेस्टमेंट, फिर कार को तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर नहीं पाएगा, उसको क्या गया, फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन क्या कर सकता है, इससे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना कर सकता है कार से। एज एन इन्वेस्टमेंट वो लैंड खरीद सकता है, कि लैंड के जो प्राइजेस क्या होते हैं वो टाइम के साथ साथ लैंड के प्राइजेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। फिर लैंड को एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद सकता है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकता है। तो ये क्या हो गया, हमारे एसेट्स हो गए नॉन करंट एसेट, जिनको लॉन्ग टर्म के लिए मैंने ख़रीदा है, जिनको मैंने दोबारा बेचने के लिए नहीं ख़रीदा, अपने बिज़नेस को फैसिलिटेट करने के लिए या फिर एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैंने ख़रीदा है, उन्हें क्या कहेंगे, नॉन करंट एसेट। अब आते हैं फिक्स्ड एसेट पे। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट में हमारे पॉइंट ऑफ फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट में ही हमारे फिक्स एसेट्स भी आते हैं। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, दोज एसेट्स which are not held for the purpose to resell but with the purpose to increase its earning capacity। मतलब वो एसेट्स जो मैंने दोबारा बेचने के लिए तो नहीं खरीदे, लेकिन अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए खरीदे हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हम फिक्स एसेट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक मशीनरी खरीदता हूँ, मेरे क्लॉथिंग का बिज़नेस है और मैंने एक मशीनरी खरीदी है क्लॉथ्स को बनाने के लिए, तो इससे क्या होगा, मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 ह्यूमन बींग्स से अगर मैं काम करवाता हूँ, तो जितनी देर में वो 2 इंसान काम कर पाएंगे, उससे दुगनी रफ्तार पे क्या करेगी मशीन जो है कपड़ों को बना के दे देगी। तो इससे क्या हुआ, मेरी अर्निंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज़ हो गई। तो जो हर वो प्रोडक्ट, हर वो एसेट जो मैंने ख़रीदा है रीसेल करने के लिए नहीं, दोबारा बेचने के लिए नहीं, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फिक्स्ड एसेट कहलाएगा। नॉन करंट एसेट में 2 पॉइंट और आते हैं, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। 2 एसेट ऐसे आते हैं, क्या हैं, टेंजिबल एसेट होते हैं और इनटेंजिबल एसेट होते हैं। वो क्या होते हैं टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस,
जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या है हमारे टेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मैंने खरीदी, अब ये क्या है मेरा टेंजिबल एसेट। क्यों? क्योंकि इसको जो ओनर है वो भी देख सकता है, छू भी सकता है। बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही है, छू सकते हैं हम उसे, तो क्या है हमारा टेंजिबल एसेट। विच है फिजिकल एक्सिस्टेंट, फिजिकली हमें दिखाई देती है बिल्डिंग, हमें मशीनरी भी हमें दिखाई देती है फिजिकली। हम कोई कार लेंगे, वो भी हमें फिजिकली दिखाई देती है, हम उसे टच भी कर सकते हैं, फिजिकल है वो, एग्जिस्टेंस है उसकी फिजिकल। तो ये जो जितने भी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं एसेट्स, वो क्या कहलाएंगे? टेंजिबल एसेट्स। सर भी ऐसे एसेट्स भी होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते। हाँ, तो ऐसे एसेट्स भी होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते और जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो वो होते हैं हमारे इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ना जिसको हम देख सकते ना जिसको हम छू सकते, वो क्या है? हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। जैसे पेटेंट्स हो गए, गुडविल हो गई। तो पेटेंट क्या होता है? एक राइट होना, किसी एक चीज़ को होल्ड करके रखना, जिससे कोई और उसको सेम इन्वेंशन जो आपने किया है उसको कोई और कॉपी ना कर सके एक पर्टिकुलर टाइम तक। उसके बाद गुडविल क्या होता है? गुडविल होता है फ्यूचर प्रॉफिट्स। गुडविल को हम कह सकते हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स, जितना आपकी रिस्पेक्ट है मार्केट में, जिसकी वजह से आप एक कैलकुलेशन होती है इसके, जो आपका आगे 12th में जाके पढ़ोगे आप पार्टनरशिप में, तो अभी बेसिकली जान सकते हो आप गुडविल किसे कहते हैं? फ्यूचर प्रॉफिट्स, जो हमें आने वाले साल में फ्यूचर प्रॉफिट्स हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं? दीज आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड विद द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग दैम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज़ 1 ईयर। मतलब 1 साल के अंदर अंदर हम उस पर्टिकुलर एसेट को क्या चाहते हैं? कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं एग्ज़ाम्पल ले सकता हूँ, जैसे आपके डेटर्स हो गए, मतलब जिन लोगों को मैंने उधार सामान दिया या जिन लोगों को मैंने उधार दिया वो क्या है? मेरे लिए डेटर्स हैं। तो उनसे मैं क्या चाहूँगा कि जल्द से जल्द मेरा पैसा क्या करें? वापसी कर दें। तो वो क्या है? मेरे करंट एसेट्स हैं। या फिर मैंने कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करी है 6 मंथ के लिए, या कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि विद इन अ ईयर में वापसी जिसे मैं सेल कर सकता हूँ, तो ये सारी क्या है? मेरी करंट एसेट्स। अब आते हैं आज की वीडियो के लास्ट पॉइंट पे। आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? दोज एसेट्स विच आर नीदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल, मतलब ना तो टेंजिबल एसेट हैं वो, ना उसे देख सकते ना छू सकते, और वो इंटेंजिबल भी नहीं है। दे आर लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। मतलब क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? हमारे जो लॉस होता है हमें, उसको कहा जाता है फिक्टिशियस एसेट्स, जो हम इस साल में रिडीम नहीं करते, इस साल में राइट ऑफ नहीं करते, उसको क्या करते हैं? आने वाले कई सालों में राइट ऑफ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके एग्जांपल हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस। जैसे मैंने एडवर्टीज़मेंट किया, तो वो एडवर्टीज़मेंट मेरे को खर्चा तो आज कर दिया मैंने, लेकिन उसकी क्या है? इनकम मुझे आने वाले कई टाइम तक होती रहेगी। तो हम क्या है? एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस को, जैसे मैंने कोई टीवी में ऐड डाली, तो उसको मैं क्या करूँगा? उसको हर साल उसको थोड़ा थोड़ा लेस करूँगा। ये पॉइंट भी आप आगे चल के पढ़ोगे, इसके बारे में ज़्यादा डीपली डिस्कस करूँगा नहीं। मतलब फिक्टिशियस एसेट्स की आप डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। दोज एसेट्स विच आर नीदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल एसेट्स, दे आर, ये क्या है? लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करूँगा। मैं बाकी की अकाउंटिंग टर्म्स जो हैं उसी के क्वेश्चंस कराते वक्त आपको बता दूंगा जो जो पॉइंट्स आएंगे। तो अगली वीडियो के अपडेट्स के लिए जानने के लिए आप बने रहें मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको जानना हो ना हो तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई अकाउंटिंग टर्म पूछनी हो तो मैं आपको कमेंट में भी बता सकता हूँ। बाकी आप अपनी बुक से आप अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ सकते हैं, और बाकी जो ब्रीफली जो समझाना है अकाउंटिंग टर्म्स को वो मैं आगे चल के बीच बीच में समझाता रहूँगा। तो कल से हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू करेंगे। अपडेट्स के लिए बने रहें लेवेंटर नॉलेज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेवेंटर नॉलेज। स्टे ट्यून्ड।